मतलब कोई मौका नहीं छोड़ा कोरिया ने यहां तक पहुंचने में जहां वो पहुंचा है, और उनके समाज की जिंदगी की छवि बिल्कुल ऐसी बना दी कि पूरी दुनिया को लगे कि जिंदगी हो तो कोरिया जैसी हो। यह मौका भारत के पास कई बार आया। 한류 영향력이 커질수록 부정적인 소식도 자주 들려오는 요즘입니다. 동남아 한류 팬과의 대리인 멕시코 안표 문제, 그리고 오늘 소개할 인도 뉴스도 있죠. 얼마 전 한국 문화에 심취한 인도 세 자매가 안타까운 선택을 했습니다. 물론 내부로는 사회적 문제와 가정적 문제가 주요했지만 겉으로 보이는 게 한류이다 보니 인도 내에서는 그 어느 때보다 한국 문화가 젊은이들을 중독시키고 있다라는 식의 뉴스가 쏟아지고 있는 상태죠. 그러나 중 제 눈을 사로잡는 뉴스가 하나 보였으니 바로 인도 최대 미디어 그룹 중 하나인 네트워크 18 그룹의 K-팝과 K-드라마는 왜 인기를 얻게 되었을까라는 2026년 2월 11일자 영상입니다. 뉴스는 이 비극적인 사건을 다른 시선으로 바라봅니다. 비극이나 중독의 문제가 중요한 게 아니라 어쩌다 인도에서 한류 영향력이 이리도 강해졌는가, 우리도 이 영향력을 배워야 한다라는 것이죠. 물론 영상을 보시면 고개를 갸웃할 내용도, 틀렸다 싶은 내용도 있으실 텐데요. 그저 인도 언론이 바라보는 우리 문화산업이 이렇구나 하는 마음으로 보시면 좋을 것 같습니다. 함께 보시고 댓글 반응까지 살펴보죠. बात की एक बात यह है कि जो ये कुछ दिन पहले गाजियाबाद में 3 बच्चियों ने आत्महत्या की, उस खबर में एक बात जिसने लोगों को चौंकाया वो ये थी कि बताया गया कि बच्चियां कोरिया के कल्चर से इतनी प्रभावित हो चुकी थीं कि खुद को भारतीय ही नहीं मान रही थी। अपने कोरिया के लोगों जैसे नाम रख लिए थे, कोरिया की गेम खेलती थी वगैरह वगैरह। मतलब जैसे वशीकरण सा हो जाता है वैसी कुछ कहानी बताई गई। ये तीनों छोटी छोटी लड़कियां थी, 12, 14 और 16 साल की। उनकी डायरी से पता चला कि वो कोरिया की संस्कृति से बहुत प्रभावित थी। लोगों को शौक तो लगा, लेकिन यह भी सच्चाई है कि पब्लिक अपने आसपास कोरिया के कल्चर को कई जगह महसूस भी कर रही है। न सिर्फ महसूस कर रही है बल्कि एक तरह की दीवानगी सी देखी जा रही है। युवा, खासकर लड़कियां, आजकल अपने आप को आपको वो कोरिया के गानों पर झूमती मिल जाएंगी। उस संगीत को बाकायदा नाम दे दिया गया है के पॉप। लोग कोरिया के सीरियल देखते रहते हैं, उनको के ड्रामा कहते हैं, कोरिया की कई गेम खेलते रहते हैं। दीवानगी तक देखी जा रही है। गाजियाबाद की इन बच्चियों के बारे में तो यह बताया जा रहा है कि वो इन गेम और के ड्रामा वगैरह के कोरिया के नामों से वो इतनी जुड़ गई थी कि जब उनके पापा ने उनका फोन बेच दिया तो वो बहुत परेशान हो गई थी। तो उस केस की सच्चाई जो भी हो वो अलग विषय है, लेकिन आखिर ये कोरिया का कल्चर, वहां की संस्कृति इतनी तेजी से भारत में कैसे फैल गई? क्यों हमारे युवा उसके प्रति इतने आकर्षित हो रहे हैं? तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि यह सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। दुनिया भर में यह दीवानगी हाल के सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है, और हाल ही के सालों में तेजी से बढ़ी है। और फैक्ट यह है कि यह एक बिल्कुल प्लान के तहत फैलाया गया है। जी, वहां की सरकार का प्लान है ये। वहां की सरकार ने इसको बिल्कुल एक इंडस्ट्री की तरह फैलाया है। ये जो खूबसूरत रिश्ते वहां के ड्रामा में दिखाए जाते हैं, ये जो माहौल वहां के के पॉप गानों में दिखाया जाता है, वहां की गेम में जिस तरह की चकाचौंध दुनिया बनाई जाती है, ये सब वहां की सरकार ने एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के तौर पर खड़ा किया है। कोरिया ऐसा बिल्कुल नहीं था, और ये सब बस कुछ ही सालों में देखते देखते दुनिया की आंखों के सामने पूरा संसार गढ़ा गया है। पब्लिक जानती नहीं कि 25-30 साल पहले तक का कोरिया कैसा था। 25-30 साल पहले, दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद हो गया दक्षिण कोरिया, जहां से आज के ये के पॉप और के ड्रामा आते हैं, ये बहुत गरीब था। गरीब मतलब बहुत ही गरीब। 1950 में कोरियन वॉर शुरू हुई, जो 3 साल चली। लाखों लोग मारे गए, पूरा देश बर्बाद हो गया था। युद्ध के बाद दक्षिण कोरिया एशिया के सबसे गरीब देशों में एक था। लोग भूखे मर रहे थे, घर नहीं थे, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी। इस बीच जापान, जो वर्ल्ड वॉर में बर्बाद हो गया था, वो तरक्की करता गया, और दक्षिण कोरिया गरीब रहा। सिंगापुर भी गरीबी से निकलकर आगे निकल गया, लेकिन दक्षिण कोरिया पीछे रहा। लेकिन वहां के समाज में भी एक तरह से कट्टर अनुशासन था। मेहनत मेहनत मेहनत।
परिवार परिवार परिवार, इसके साथ शिक्षा पर ऐसा जोर कि आप जो सोचते हो ना कि भारत में पढ़ाई लिखाई पर मां बाप जोर देते हैं, वहां का सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। ऐसे माहौल में 1960 से 1980 तक दक्षिण कोरिया ने अपने देश को दुनिया से आगे निकालने की राह पर धकेला और अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। सैमसंग, एलजी, ह्युंडई जैसी कंपनियां बनी, लेकिन यह सब सरकार के नियंत्रण में था। कुल मिलाकर समाज कठोर था और बहुत संघर्ष वाला जीवन होता था। फिर 1987 में वहां लोकतंत्र आया। वहां की सरकार में मंथन हुआ कि जापान से आगे कैसे निकलना है, और चीन भी बढ़ने लगा था तो वो भी चैलेंज था। ताइवान बढ़ रहा था, सिंगापुर बढ़ रहा था। तो सैमसंग, ह्युंडई, एलजी, देवू जैसी मल्टीनेशनल तो कोरिया की बन गई थी, लेकिन कोरिया को और रफ्तार चाहिए थी। तो एक अलग रणनीति की तलाश हुई जो बाकी देशों से अलग हो। तो जवाब पता है कहां से आया? एक फिल्म से, एक हॉलीवुड की फिल्म से। 1993 में हॉलीवुड की फिल्म जुरासिक पार्क रिलीज हुई तो कोरिया की सरकार को एक बड़ा झटका लगा। क्यों? एक सरकारी रिपोर्ट बनाई गई और प्रेजेंटेशन दी गई राष्ट्रपति किम युंग सैंग को। किम युंग सैंग वहां के राष्ट्रपति थे। उसमें उनको बताया गया कि इस एक फिल्म ने, जुरासिक पार्क फिल्म ने, दुनिया भर में इतनी कमाई की जितनी कमाई ह्युंडई कंपनी की 15 लाख कारों के एक्सपोर्ट से हमको होती है। 15 लाख कारों का एक्सपोर्ट और एक फिल्म का एक्सपोर्ट एक बराबर। दक्षिण कोरिया की सरकार ने सोचना शुरू किया कि यह तो अलग ही खेल हो सकता है आगे निकलने का। कोरिया की सरकार ने रणनीति बनाई कि कल्चर और एंटरटेनमेंट तो एक बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। मतलब संस्कृति से दुनिया में प्रभाव और पैसे दोनों कमाने की रणनीति पर काम शुरू किया गया। लेकिन लोगों ने बोला कि हमारा कल्चर तो दुनिया को डरा देगा, यहां तो परिवार ही मिलिट्री की तरह चलते हैं। तो सरकार ने बोला कि अगर इसको इंडस्ट्री बनाना है और दुनिया पर छाना है तो दुनिया के सामने ऐसी तस्वीर खींच डालो कि हमारे परिवार तो खूबसूरत रिश्तों के अल्टीमेट उदाहरण है। इसमें निवेश करना है तो ऐसा निवेश करो जैसा बड़ी इंडस्ट्री में करते हैं। तो 10-20 साल में अगली पीढ़ी बड़ी होगी जो वो दुनिया को दिखाएगी कि कोरिया की जिंदगी से खूबसूरत कोई जिंदगी ही नहीं। इसके बाद कोरिया की सरकार ने कल्चर इंडस्ट्री में भारी निवेश शुरू कर दिया, दबाकर पैसा लगाया। फिल्में, टीवी ड्रामा, संगीत सबको बढ़ावा दिया। क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। हॉलीवुड से बेहतर कैमरे, टक्कर वो हॉलीवुड से मानते थे। हॉलीवुड से बेहतर कैमरे, हॉलीवुड से बेहतर तकनीक, एक मिशन की तरह काम हुआ। 1999 में बेसिक लॉ फॉर प्रमोटिंग कल्चरल इंडस्ट्रीज नाम का कानून पास करके यह किया। सरकार ने यूनिवर्सिटियों में कल्चर डिपार्टमेंट खोले, टैक्स में छूट दी, बजट बेतहाशा बढ़ा दिया। 1998 में कल्चर का बजट वहां पर 1 करोड़ 40 लाख डॉलर था। 2001 में उसको 8 करोड़ 40 लाख डॉलर कर दिया, 6 गुना सीधा। के ड्रामा और गाने पॉपुलर होने लगे। पहले एशिया में कल्चर फैला, चीन, जापान, ताइवान में। एक के ड्रामा आया विंटर सोनाटा, उसने 2002 में जापान में धूम मचा दी। फिर के पॉप परवान चढ़ने लगा वो गाने। 2012 में शाय का गंगनम स्टाइल गाना ग्लोबल हिट हो गया। सरकार हर लेवल पर बढ़ावा देती रही। वहां की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म ने कोका नाम का, KOCA, कोका नाम की एजेंसी बना दी, कोरिया क्रिएटिव कंटेंट एजेंसी। 8,300 करोड़ डॉलर की बन गई है। इससे जो टूरिज्म हो रहा है वो अलग, इससे जो वहां के कॉस्मेटिक्स दुनिया भर में फैल रहे हैं वो अलग, दूसरी इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा है वो अलग, कोरिया के खाने के रेस्टोरेंट फैल रहे हैं वो सब अलग। अपनी में इंडस्ट्री ये 8,300 करोड़ डॉलर की हो गई। गेम्स की, इवेंट्स की, सबकी एक अलग अलग मल्टीनेशनल इंडस्ट्री खड़ी कर ली है कोरिया ने। देखते देखते 25 साल में कोविड आया तो सरकार ने और पैसा लगाया, क्योंकि उसको लगा दुनिया भर में लोग घर पर बैठे हैं। नेटफ्लिक्स के साथ कोरिया के लोगों ने पार्टनरशिप कर ली। स्क्विड गेम वगैरह आपने भी देखा। मतलब कोई मौका नहीं छोड़ा कोरिया ने यहां तक पहुंचने में जहां वो पहुंचा है। और उनके समाज की जिंदगी की छवि बिल्कुल ऐसी बना दी कि पूरी दुनिया को लगे कि जिंदगी हो तो कोरिया जैसी हो। यह मौका भारत के पास कई बार आया।
एक वक्त था कि राज कपूर का आवारा हूं रूस, चीन, जापान कहां नहीं गाया जाता था। अमिताभ बच्चन के नाम पर विदेशों में टैक्सी वाले किराया नहीं लेते थे। मिथुन चक्रवर्ती के डिस्को डांसर की धूम थी। शाहरुख खान के नाम पर आज भी कई देशों में दीवाने हैं, लेकिन हमने उस नजरिए से अपनी इस ताकत को भुनाया ही नहीं। संस्कृति के एक्सपोर्ट में भारत से ज्यादा किसके पास है दुनिया में संस्कृति? कोरिया की यह कहानी 20-25 साल की है कि अगर एक देश ठान ले तो क्या से क्या नहीं कर सकता। 뭔가 핵심이 어긋난 부분이 확실히 있죠. 참고로 편집한 내용 중에는 한국이 성장기 동안 독재, 민주화운동, 노동자의 희생 등의 어려움을 조명한 부분이 있었습니다. 이런 한국도 결국 해냈으니 우리도 할 수 있다. 뭐 이런 느낌이죠. 500개가 넘는 댓글 중 흥미로운 인기글을 추려보면 그렇게 문제가 많다면 인도에서 한국, 중국, 일본 제품을 사용하지 마세요. 한국 드라마를 보면 사람들이 여자들을 얼마나 존중하는지 알 수 있어요. 거기서는 남자와 여자 사이에 전혀 차별이 없습니다. 한국 드라마는 인도의 형편없는 영화들보다 낫다. 우리나라가 제대로 된 나라였다면 누구도 다른 나라의 영향을 받지 않았을 것이다. 저도 지난 8, 9년 동안 한국 드라마와 한국 음악을 보고 듣고 있었어요. 이건 분명 한국 문화를 과거의 유물로 만들려는 새로운 수법일 뿐이에요. 이 사건의 진짜 진실은 전혀 다른 것입니다. 언론은 모든 일을 특이한 사건으로만 보도할 줄 압니다. 사람들은 그저 한국이 잘못됐다고만 비난하고 있고 우리 가족은 이제 한국 드라마 보는 것을 못하게 막고 있어요. 그들은 한국 문화가 얼마나 좋은지 그리고 사람들이 그 문화에 얼마나 감명받고 있는지는 보지 못하고 있죠. 그 누구도 좋아지려고 노력하지 않으면서 그저 한국을 비난만 하고 있습니다. 한국은 성공하려고 노력했고 실제로 성공했습니다. 하지만 여기서는 아이들이 교육조차 받지 못하고 지도자들은 그저 배만 채울 뿐입니다. 인도 TV 드라마는 여성을 약하게 묘사하는 반면 한국 드라마는 여성을 강하게 만든다. 사실 인도에서 한류가 사회 문제다 라는 건 하루 이틀 된 이야기가 아닙니다. 저희 채널에서도 몇 년 전 관련 기사를 읽어드린 바가 있었고요. 한류의 특징 중 하나가 언론의 내용과 댓글의 내용이 다른 경우 언론의 내용을 팬들이 댓글로 바로잡거나 질타하는 경우가 참 많다는 겁니다. 한류에 대해 대중의 온도와 기성 언론의 온도가 다르다는 것이죠. 이걸 어떻게 해석해야 할지는 잘 모르겠지만요. 하지만 확실한 건 있습니다. 원래 산이 높으면 골짜기가 깊고 빛이 강하면 그림자도 짙다고 했죠. 그렇다고 산이 무너지거나 빛이 그림자에 먹히진 않습니다. 여러분은 해당 영상을 어떻게 보셨나요? 영상을 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요는 영상을 만드는 데 큰 힘이 됩니다.